हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में अपनी क्लास 6 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी का चैप्टर 7 करने वाला है। दैट इज आवर कंट्री इंडिया। इसमें हम जानने वाले हैं, अब देखो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा माउंटेन्स क्या थे, प्लेट्यूज क्या थे, प्लेन्स क्या थे, ये सब चीज़ें। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया में कौन से तरीके के माउंटेन्स है, क्या इंडिया में प्लेट्यूज है, क्या इंडिया में डेजर्ट है, क्या क्या किस तरीके का इंडिया का टेरेन है। पिछले में हमने वैरायटी ऑफ टेरेन्स के बारे में पढ़ा, प्लेट्यूज, प्लेन्स और माउंटेन्स के बारे में पढ़ा। अब हम जानेंगे इन तीनों में से इंडिया में कौन से चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, क्या हमारे पास माउंटेन्स है, क्या हमारे पास प्लेट्यूज है, क्या हमारे पास प्लेन्स है, इस तरह की जो टेरेन है इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्लस यू कैन से हम इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में स्पेसिफिक होने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने एक जनरल ज्योग्राफी पढ़ी। ठीक है, मैप्स क्या होते हैं, ग्लोब क्या होता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंडिया में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, इंडिया कहाँ पे है, इंडिया का कि कौन से नेबर्स है, व्हाट इज इंडिया। ठीक है, इंडिया से रिलेटेड पूरा चैप्टर है। ओके, मूविंग ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन। ओके, लोकेशन एंड द नेचुरल बाउंड्रीज। पहली बात, इंडिया लोकेटेड कहाँ है, इंडिया की कुछ नेचुरल बाउंड्रीज है, इंडिया क्या चीज़ है, कहाँ पे लोकेटेड है, थोड़ा बहुत हम वो पढ़ेंगे। नॉर्थ में इंडिया के है हिमालयस। ठीक है, दीज माउंटेन्स आर नोन एज हिमालयस नॉर्थ में। ठीक है, वेस्ट शोर वॉश्ड बाय द अरेबियन सी। जो ये वेस्ट वाला एरिया है, देखो भाई पहली बात तो वेस्ट पता है ना आपको क्या होगा, दिस इज नोन एज वेस्ट, दिस इज नोन एज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। ठीक है, ये दिस इज साउथ। ठीक है, दिस इज वेस्ट। एक तो डब्ल्यू नहीं लिखा जा रहा मेरे से। ओके, एक बार ना मैं आपके पास ये कंपास टाइप बना देता हूँ, उससे इजी रहता है। ठीक है, और ये कंपास हमेशा के लिए याद कर लेना। देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी कुछ याद ना हो तो ये तो बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ नोन एज वेस्ट। हमारे जो वेस्ट है यहाँ पे, वेस्ट वेस्ट वाला एरिया है, जो वेस्ट वाला एरिया यहाँ पे अरेबियन सी लोकेटेड है। ठीक है, जो ये सी है, जो ये नीला पानी है इस तरफ वाला, लेफ्ट साइड वाला, वेस्ट वाला, दिस इज नोन एज अरेबियन सी। ठीक है, ईस्ट वी हैव एज बाय द वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। ईस्ट में जो ये वाला पानी है इसका नाम दिया गया है बे ऑफ बंगाल। जो ये ईस्ट वाला एरिया नहीं है, ये इंडिया के ईस्ट वाला एरिया, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल लोकेटेड है। साउथ में हमारे पास इंडियन ओशन है, जो ये साउथ में श्रीलंका के नीचे जितना सारा पानी है, दैट पानी इज नोन एज बे ऑफ बंगाल। ओके, आई थिंक आप लोगों को सब कुछ दिख रहा होगा, नहीं? ओके, लेट मी जस्ट चेंज दिस। ओके, तो देखो आपको अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा, दिस इज बे ऑफ बंगाल यहाँ पे, दिस इज अरेबियन सी। नाउ जो श्रीलंका के नीचे वाला पानी है, दैट दिस इज नोन एज इंडियन ओशन। ठीक है, जोग्राफिकल एक्सटेंट्स। ठीक है, टोटल एरिया, आई थिंक नेक्स्ट पेज में सब कुछ है। हाँ, ओके, टोटल एरिया, इंडिया का टोटल एरिया कितना है, पहली बात तो इस नंबर को आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ये पूरे इंडिया का जितना सारा अंदर एरिया कितना है, दैट ये लिखा है यहाँ पे, पूरे इंडिया का एरिया कितना है हमारे पास, 3.28 स्क्वायर किलोमीटर्स। ओके, ओके, डन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बात करता है, नॉर्थ साउथ स्ट्रेच फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, दिस इज कश्मीर ऑन द टॉप एरिया, और नीचे कन्याकुमारी, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3200। इन रियलिटी वो एग्जैक्टली 3214 किलोमीटर है। ठीक है, आप 3200 लिख सकते हो अपनी क्लास 6 के एनसीईआरटी के हिसाब से। ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ ऑफ गुजरात। एक कच्छ ऑफ गुजरात है जहाँ का जेठालाल है, तो यहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो कितने किलोमीटर्स का गैप है, दैट इज 2900 किलोमीटर। इन एग्जैक्टली ये है 2933 किलोमीटर्स, बट आप 2900 किलोमीटर्स लिख सकते हो क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हो क्लास 6 के, इसलिए। ठीक है, ओके। लैंड फॉर्म्स एंड डाइवर्सिटी, इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्स तरीके की चीज़ें है। ठीक है, डाइवर्स तरीके का टेरेन है। ठीक है, सबसे पहले इंडिया में माउंटेन्स है, यहाँ पे इंडिया में माउंटेन्स है, ठीक बात है। इंडिया में डेजर्ट है, जो राजस्थान वाले एरिया, आपको पता होगा राजस्थान में बहुत सारे रेगिस्तान है। प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर पूरी हमने कहानी पिछले चैप्टर में पढ़ी है, नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पे, दिस इज नॉर्दर्न प्लेन्स। प्लेट्यू रीजन, डेक्कन प्लेट्यू रीजन, ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पे, दिस इज डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, कोस्टल आइलैंड्स इंक्लूडिंग द कोस्ट एंड द आइलैंड्स। अब कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन का क्या मतलब होता है, जो एरिया समुद्र के साथ बॉर्डर करता है, दैट एरिया इज नोन एज कोस्ट। ठीक है, जो समुद्र के साथ का एरिया है, देखो जैसे ये पूरा ओशन है। ठीक है, ये अरेबियन सी है, दिस बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल से जितना एरिया यू कैन से नदी, यू कैन से बे ऑफ बंगाल के साथ अटैच होता है, बॉर्डर करता है, दैट एरिया इज नोन एज कोस्टल रीजन। अरेबियन सी के साथ जो एरिया आता है वो भी आपका कोस्टल रीजन कहलाता है। और हमारे पास आइलैंड्स भी है, यहाँ पे वैसे लक्षद्वीप आइलैंड है जो दिख नहीं रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। ठीक है, हमारे पास अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स है, वो हमने देख लिया अभी। ठीक है, नेचुरल एंड द कल्चरल डाइवर्सिटी। सबसे पहले क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द एल्पाइंस। ठीक है, सबसे पहले जो इंडिया का क्लाइमेट है वो बहुत अलग है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है राजस्थान में। आप जाओगे अगर मेघालय साइड, असम साइड, वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, अब जाओगे हिमालयाज में, ठीक है, पहाड़ों में चल जाओगे, शिमला चल जाओगे, ठीक है, यहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है। ठीक है, अब जाओगे आप कन्याकुमारी साइड, यू कैन से मुंबई साइड, यहाँ पे कभी ठंडी नहीं पड़ेगी, ये गर्म ही है हमेशा एरिया। ठीक है, एक आपको एग्जाम्पल याद करा दिया मैंने, थोड़ा एग्जाम्पल से दे दिया इसका क्लाइमेट का। ठीक है, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, रिच बायोडाइवर्सिटी, इंडिया में बहुत अलग अलग तरीके के जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, आप
पहाड़ों में जाओगे आपको याक मिलेगी, स्नो लेपर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। आप यू कैन सी फॉरेस्ट एरिया में जाओगे तो आपको, सॉरी बंगाल एरिया में जाओगे तो आपके पास बंगाल टाइगर मिल जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे आई थिंक इंडिया में राइनोज वगैरह है, नहीं आई डोंट रिमेंबर अबाउट नो अबाउट द राइनोज, बट हमारी ये जरूर पता है एलिफेंट्स मिल जाएंगे। जब आप यू कैन से इस एरिया में आओगे आपको एलिफेंट्स भी मिल जाएंगे, और अलग अलग तरीके की यू कैन से जानवरों की वैरायटी आपको इंडिया में मिलेगी। ओके, रिच बायोडाइवर्सिटी का ये मतलब अलग अलग तरीके के जानवर हमारे पास है, ठीक है। बहुत क्रूड लैंग्वेज है बट चलो इजी लैंग्वेज है, ठीक है, आपको समझ आ रहा है, इस वजह से मैं इस लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ। लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है। इंडिया में बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की लैंग्वेज है। देखो साउथ में तमिल बोली जा रही है, ठीक है। नॉर्थ में अगर आप हिमाचल में जाओगे तो यहाँ पे पहाड़ी लैंग्वेज है, उसके अलग अलग डायलेक्ट्स है, ठीक है। पंजाब में जाओगे पंजाबी बोली जा रही है। राजस्थान में आई डोंट नो मारवाड़ी कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, कुछ इस तरह की। गुजरात में गुजराती, और इस तरह की बंगाल में बंगाली, असम वगैरह में अलग अलग ट्राइबल लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस है हमारा। और हमारा जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा रिच है। पंजाब का कल्चर कुछ अलग है, ठीक है। हिमाचल का कल्चर बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। कश्मीर जाओगे कश्मीर का कल्चर बहुत अलग है। नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, इन कंट्रीज इन स्टेट्स में जाओगे, यहाँ का कल्चर बहुत अलग है। मतलब इंडिया में बहुत अलग अलग तरीके का कल्चर है एज ऑफ 2012, ठीक है। और हाँ देखो, इतना सारे अलग अलग कल्चर, इतनी सारी अलग अलग लैंग्वेजेस है, बट फिर भी इंडिया यूनाइटेड है, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारा यू कैन से एक मॉरल, यू कैन से एक स्लोगन टाइप है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब इतनी सारे डाइवर्स हमारे पास चीज़ें हैं, डाइवर्स लोग हैं, फिर भी वो सारे यूनाइटेडली एक है। पूरे इंडिया में अलग अलग तरीके की लैंग्वेज है, अलग कल्चर है, बट फिर भी इंडिया एक है, यूनाइटेड है। ओके, पॉपुलेशन की बात करेंगे एज ऑफ 2012, 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन 120 करोड़ थी और 1.2 बिलियन थी। इंडिया की 2011 में इंडिया वॉज द, आई थिंक इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन 2011 में चाइना की थी, उसके बाद इंडिया का नंबर आता था। वेरएज़ आज के टाइम पे ये डाटा बहुत अलग है, हो चुका है। इंडिया की पॉपुलेशन आज के टाइम पे 2.4 बिलियन हो चुकी है, और 140 करोड़ आप कह सकते हैं, 140 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन। एंड नाउ इंडिया इज द कंट्री विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, और चाइना अब दूसरे नंबर पे आ चुका है, ठीक है। इंडिया अब टॉप में पॉपुलेशन के मामले में। ये डाटा थोड़ा पुराना है, आप इसके साथ भी जा सकते हो, और आप लिख सकते हो कि इन द प्रेजेंट, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट डेटा, India has the largest population amongst all countries, that is 1.4 billion और 140 करोड़, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपने लिखना लिख सकते हो, ठीक है, और लिखना ज़रूर चाहिए क्योंकि ये पुराना डाटा, और पुराना डाटा कहीं काम नहीं आता है, ठीक है। यूनिटी अमिडस्ट डाइवर्सिटी, इंडियाज डाइवर्स जोग्राफी। अब हमने बात कर ली, इंडिया की डाइवर्स जोग्राफी अलग, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, कल्चर डाइवर्स है, लैंग्वेज डाइवर्स है, फिर भी इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री की तरह हमेशा खड़ा है। ओके, मूविंग ऑन टू लोकेशनल एंड सेटिंग्स। अब हम थोड़े कोऑर्डिनेट्स वगैरह के ऊपर जाएंगे, थोड़े टेक्निकल बातें करने वाले। लैटिट्यूड कौन सा था, लॉन्गिट्यूड कौन सा था, ठीक है। ओके, हेमिस्फेरिक लोकेशन, लेट मी जस्ट चेंज माय थिंग राइट हेयर। ओके, I think this will do for now. Okay, hemispheric location. India is situated in the northern hemisphere. जो इंडिया है, पहली बात तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, देखो इक्वेटर से मैंने क्या बताया था, इक्वेटर के ऊपर कौन सा हेमिस्फेयर आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आता है। एक सेकेंड, मैंने इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, जो इक्वेटर से ऊपर वाला एरिया है, दैट इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। दिस इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। दिस इज टोटली नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जो इक्वेटर से ऊपर है। ओके, इक्वेटर से ऊपर वाला जितना सारा एरिया है, दैट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इक्वेटर से ऊपर वाला एरिया, ठीक है। इट लाइज प्रीडोमिनेटली इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। और जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन की जो लेफ्ट साइड वाला एरिया है, वेस्ट वाला एरिया, दैट इज नोन एज वेस्टर्न हेमिस्फेयर। प्राइम मेरिडियन की ईस्ट वाला जो पार्ट है, दिस इज नोन एज ईस्टर्न हेमिस्फेयर। और हमारा इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, पहली बात अब हम प्रॉपरली मार्क करेंगे। इंडिया इज फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इंडिया लोकेटेड है, प्लस इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो इंडिया इस हेमिस्फेयर में लोकेटेड है, ठीक है। एक मैंने आपको थोड़ा ड्रॉ करके समझा दिया। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, ठीक है। इंडिया वेट वेट अ सेकेंड, यहाँ पे पहली बात तो मैं कोऑर्डिनेट्स देख लूँगी तो आपको दिख रहे हैं कि नहीं। ओके, नहीं दिखेंगे, मैं इसको ऊपर ले आता हूँ। हाँ परफेक्ट, अब यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है क्योंकि ये वाला पॉइंट कवर हो चुका है, ठीक है। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, ठीक है। इंडिया किस किस सीक्वेंस से लाइंस के बीच में, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लैटिट्यूड्स, कौन से लैटिट्यूड्स के बीच में इंडिया आता है, ठीक है। लैटिट्यूड का पहली बात क्या मतलब होता है, मैंने पिछले चैप्टर्स में आपको कैसे सिखाया था कि लैटिट्यूड्स कौन सा। लेटी हुई लाइन्स आर नोन एज लैटिट्यूड्स, लेटी हुई लाइन्स आर नोन एज लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो हमारा जो नीचे वाला लैटिट्यूड है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। दैट इज एट 8 डिग्री एंड 4 सेकेंड्स पे आपका यू कैन से सर्दर्न लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड ऑफ इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम 8 डिग्रीज एंड 4 सेकेंड्स पे आपका जो सर्दर्न लैटिट्यूड है वो प्लेस्ड है, और जो नॉर्थ वाला लैटिट्यूड है वो कितने उस पर प्लेस्ड है, वो 37 डिग्रीज और
6 सेकंड पे आपका नॉर्दर्न लैटिट्यूड लोकेटेड है, ठीक है। डिग्रीज याद रख लो बस, ठीक है, दीज आर डिग्रीज, ठीक है। जो मैंने आपको लैटिट्यूड की बताई थी वो ये है यहाँ पे, ओके। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, जो मेरिडियंस है वो किस मेरिडियन के बीच में इंडिया आता है, ठीक है। फर्स्ट मेरिडियन है 68 डिग्रीज एंड 7 सेकंड्स पे, दूसरी वाली मेरिडियन कौन सी है 97 डिग्रीज एंड 25 सेकंड्स के बीच में, ठीक है। तो ये मेरिडियन के बारे में यहाँ पे लिख रखा है, ओके। आई थिंक डाटा सेम है, डाटा सेम है, ओके। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दैट इज दिस, ओके। मेरे को थोड़ा ये वापस इरेज करने दो। ये ना जो लैटिट्यूड्स वगैरह होते हैं ना, इसमें डायग्राम की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैं ज़रूर बना रहा हूँ। तो देखो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज रिटन हियर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्रीज पे चलती है, तो वो यहाँ से इंडिया को हाफ पार्ट में डिवाइड करिए, आधा इंडिया ऊपर आधा इंडिया नीचे, ठीक है, ओके। ट्रॉपिक ऑफ ये हो गया, ठीक है। टाइम वेरिएशन अक्रॉस द इंडिया, द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज अबाउट 29, कॉजिंग द सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द लोकल टाइम बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट। कहने का मतलब बताऊँ क्या, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इंडिया बहुत बड़ी कंट्रीज है, और इंडिया में बहुत सारे मेरिडियंस है, बहुत ज़्यादा मेरिडियंस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेरिडियंस है बीच में। इन टोटल ये मेरिडियंस कितने हैं, इन टोटल ऐसे मेरिडियंस कितने हैं, इन टोटल दे रहा है 29 मेरिडियंस, इतने 29 मेरिडियंस है। और 29 मेरिडियंस का मतलब क्या है कि ये जो बीच में ये जो ये वाला जगह है और जो ये वाली जगह है, इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप है वो बहुत बड़ा होगा। टू बी स्पेसिफिक यहाँ पे लिख रखा है, आई थिंक 2 आवर्स, अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स बिटवीन द अरुणाचल प्रदेश एंड द ईस्टर्न गुजरात एंड द वेस्टर्न रीजन, ठीक है। जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्स टाइम डिफरेंस है। तो हमारी इंडिया ने क्या कर रखा है, अब ये वही बात है जो पिछले वैकेंसी चैप्टर में हमने कर लिया था कि 1 डिग्री को 4 मिनट लगता है पास होने के लिए, तो इतना सब नहीं जाना है। बट कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी साइज़ की वजह से इंडिया में गुजरात और अरुणाचल के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप कैसे टाइम डिसाइड करोगे, तो इंडिया में ने क्या कर रखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST डिसाइड कर रखी है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से डिसाइड कर रखा है, इंडिया ने कहा कि जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वो 82 डिग्रीज एंड 30 सेकंड से जाएगा, बिल्कुल इंडिया के बीच से जाएगा। अब जो टाइम इस यू कैन से लैटिट्यूड इस वेट इस लॉन्गिट्यूड का जो भी टाइम पीरियड होगा वो पूरी कंट्री फॉलो करेगी, ठीक है। जो ये इस कंट्री का लैटिट्यूड यू कैन से टाइम होगा, इस लॉन्गिट्यूड का टाइम होगा, इस मेरिडियन का जो टाइम होगा वो पूरी कंट्री फॉलो करेगी, ताकि जो यू कैन से डाइवर्स गैप है ये ना आ पाए। थोड़ा एडजस्ट इनको करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट इनको करना पड़ेगा टाइम के साथ, एंड दे विल हैव अ वेरी परफेक्ट टाइम, ओके। दिस मेरिडियन हेल्प्स सिंक्रोनाइज द टाइम अक्रॉस द कंट्री इंडिया। अब ये इतना भारी वर्ड क्या है सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज का मतलब है कि ऑल ओवर द कंट्री सेम टाइम फॉलो किया जाएगा, ठीक है, बस, ओके। और क्या था यहाँ पे, इंडिया इज अ जोग्राफिकल, मैं इस लाइन को पढ़ लेता हूँ लास्ट वाली। इंडिया जोग्राफिकल पोजिशनिंग इन्फ्लुएंस इट्स क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑब्जर्व्स अक्रॉस इट्स रीजन, द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑन द, कहने का मतलब ये आई थिंक पिछला जो वीडियो था, पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि माउंटेन्स की वजह से माउंटेन्स की जो लाइफस्टाइल है वो कितने अलग अलग कल्चर डेवलप होगा माउंटेन का, माउंटेन में क्या कितना टफ लाइफ होगी और प्लेन्स में कितनी ईजी लाइफ होगी। ये बस वही बात है कि इंडिया की जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो, और यू कैन से इंडिया का जो क्लाइमेट है कल्चर है वो सारा टेरेन की वजह से बहुत ज़्यादा डिफर करता है, ठीक है, ओके। इंडियाज़ नेबर्स, अब इंडिया की कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। इंडिया शेयर इट्स लैंड बॉर्डर्स विद 7 कंट्रीज, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया के जो पड़ोसी देश है वो कौन से हैं, फर्स्ट इज़ अफगानिस्तान, फिर आता है पाकिस्तान, फिर आता है चाइना, फिर आता है नेपाल, फिर आता है भूटान, फिर आता है बांग्लादेश, वी हैव म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है, मॉलडीव्स यहाँ पे है ना। ओ वेट, अंडमान और निकोबार तो अपना ही है, सॉरी माय बैड, ठीक है। ये दे आर ऑल द नेबर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के पड़ोसी देश ये सारे हैं, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे पढ़ लेंगे जो यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। फर्स्ट इज पाकिस्तान, हमारा जो फेवरेट पड़ोसी है जिसके साथ रोज़ लड़ाइयाँ हो रही होती है। नाउ वी हैव अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हमारा दूसरा पड़ोसी देश है। एक सेकेंड, एक तो मेरी इमेज बीच में आ रही है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, अब आपको साउथ का तो पता है कि मालदीव्स वगैरह कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, मालदीव्स वगैरह कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। हमने चाइना के बारे में बात कर ली, हमने नेपाल के बारे में बात कर ली, हमने भूटान के बारे में पता लग गया कहाँ पे, बांग्लादेश कहाँ है, म्यांमार कहाँ है। एंड आउट ऑफ दीज नेपाल एंड भूटान आर लैंड लॉक कंट्रीज, मीनिंग दे डू नॉट शेयर द एक्सेस टू द ओशन। कहने का मतलब क्या है, देखो पहले तो पड़ोसी डिस्कस कर देते हैं। अफगानिस्तान की बॉर्डर लगती है यहाँ टॉप से, ठीक है। पाकिस्तान की बॉर्डर तो ऑफकोर्स बहुत फेवरेट हमारा पड़ोसी है, दिस इज चाइना, चाइना की बॉर्डर लगती है हमारे साथ। नेपाल की बाउंड्री लगती है, दिस इज भूटान वाली कंट्री, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कनेक्टेड है। बांग्लादेश तो हमारा है ही एक पड़ोसी है। म्यांमार यहाँ से कनेक्टेड है। साउथ में हमारे पास वी हैव श्रीलंका यहाँ से इवन से तमिलनाडु से कनेक्टेड है। मॉलडीव्स, लक्षद्वीप के नीचे मॉलडीव्स लोकेटेड है। अब हमारे जो ये वाला पॉइंट था जो लास्ट में मैंने पढ़ा वो बताऊँ क्या कहना चाहता था। जो हमारा नेपाल, जो 2 कंट्रीज़ है जैसे कि नेपाल और भूटान, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको सुनो। जो ये नेपाल है और जो ये भूटान है, दीज आर नोन एज लैंड लॉक्ड कंट्रीज। इन्हें लैंड लॉक्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ज़मीन से लॉक हुए पड़े हैं,
ज़मीन से लॉक हुए पड़े, मतलब इसका क्या मतलब है ज़मीन से लॉक हुए पड़े? ये लोग ओशन के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, ना भूटान ओशन के साथ कनेक्टेड है, ना नेपाल ओशन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है? देयरफॉर दे आर नोन एज लैंडलॉक्ड कंट्रीज। जितनी सारी कंट्रीज ओशन के साथ कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, दे आर नोन एज लैंडलॉक्ड कंट्रीज। ओके, अब क्या पॉइंट्स है हमारे पास आगे वाले? ओके, आइलैंड नेबर्स, हमारे जो आइलैंड नेबर्स है, देखो जो श्रीलंका है हमारा, ठीक है, श्रीलंका और मालदीव्स है यहाँ पे। देखो देखो श्रीलंका और मालदीव्स है, देखो श्रीलंका है और ये मालदीव्स है, ये डायरेक्टली इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, लैंड बॉर्डर ये शेयर नहीं करते, ये हमारे पड़ोसी कैसे है, ये हमारे ओशन के साथ हमारे ये पड़ोसी, ठीक है, हमारे बिल्कुल ओशन के नज़दीक है, हमारे साथ नज़दीक में टापू है, तो देयरफॉर दे आर द आइलैंड नेबर्स, ठीक है। ओके, सेपरेशन फ्रॉम श्रीलंका, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट, नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर। कहने का मतलब एक और है, ये एक्स्ट्रा डाटा आपके पास दे रखा है, दिस रीजन, ठीक है, जो ये एरिया नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे सेकेंड, देखो जो ये वाला एरिया नहीं है, ये जो ये थोड़ा सा जो ओशन है, ये जो ये बीच में जो थोड़ा समुद्र पड़ता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इस समुद्र को एक नाम दिया गया है, ठीक है, इस समुद्र का क्या नाम है, जो छोटा सा एरिया नहीं है यहाँ पे पानी का, इस एरिया को कहा जाता है पाक स्ट्रेट, PALKSTRAIT, पाक स्ट्रेट कहा जाता है इस एरिया को। एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको बता दी। पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन सी स्टेट्स है, कितनी कितनी स्टेट्स है, कहाँ पे स्टेट्स है, अब उनका अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डिवीजन इंटू स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अगर आपके पास बुक का पुराना वर्जन है तो वहाँ पे आई थिंक लिखा होगा 28 या 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, बट इन टोटल हमारे पास कितनी आज के टाइम पे, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, हमारे पास 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज। आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो तेलंगाना, तेलंगाना हमारी एक नई स्टेट बनी, तेलंगाना कहाँ पे लोकेटेड है, दिस इज तेलंगाना, तेलंगाना हमारी एक नई नई नवेली स्टेट है, ये 29th स्टेट बनी थी इंडिया की। अरे यार ये डाटा पुराना है, इसको ना थोड़ा रहने दो अभी, ये 29th स्टेट रहने देना, ठीक है। ओके, इसको डिलीट करो, इस ये कभी भी एग्जाम में ये लाइन नहीं लिखनी, ठीक है। तेलंगाना बिकम्स द न्यू स्टेट ऑफ इंडिया ऑन जून, वेट बिकम्स द, बस आपने ये लिखना है, बिकम्स अ न्यू स्टेट ऑफ इंडिया ऑन June 2, 2014 आफ्टर बीइंग कार्व्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश। कहने का मतलब ये कि पहली बात तो डेट याद रखो, 2 जून 2014 में आपका तेलंगाना स्टेट बनी थी, और जो तेलंगाना है ये कौन सी स्टेट से बनी थी, आंध्र प्रदेश। पहले ये पूरा आंध्र प्रदेश होता था, ठीक है, ये पूरा जो एक से स्टेट है पूरी आंध्र प्रदेश होती थी, और बाद में आंध्र प्रदेश को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तेलंगाना हो गया, एक आंध्र प्रदेश बन गया आज के टाइम पे। ओके ओके, अब दूसरी एक नई हमारी जो स्टेट थी, जो पुरानी हमारी एक स्टेट थी जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को स्टेट का दर्जा हटा दिया गया, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर एक स्टेट नहीं है, जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। और इनफैक्ट जम्मू और कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। पहले जम्मू एंड कश्मीर पूरी की पूरी, पूरा का जो पूरा जम्मू एंड कश्मीर हमारा एक स्टेट हुआ करता था, बट आज के टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट इज जम्मू कश्मीर एक एज ए यूनियन टेरिटरी, दिस पूरी जो पूरी यूनियन टेरिटरी इसे जम्मू और कश्मीर कहा जाता है, और जो ये पूरी यूनियन टेरिटरी, इस पूरे यूनियन टेरिटरी को लद्दाख कहा जाता है, ठीक है। अब हमारी दो यूनियन टेरिटरीज है, जो मैंने आपको ये नंबर दिया ना 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज का, ये सबसे लेटेस्ट नंबर है, ठीक है। आप इसे एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। अगर इनकेस आपका कोई भी टीचर नंबर काटे तो आप उन्हें कह देना बस गूगल कर दो मैम, आपको आंसर मिल जाएगा कि कितनी हमारी स्टेट्स है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर वैसे तो मुझे तो लगता है तो टीचर्स ने भी स्कूल में आपको ये चीज़ करेक्ट करवा दी होगी कि अब जम्मू कश्मीर वगैरह भी एक अलग यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरीज बन गया, वो स्टेट नहीं रही है। ओके ओके, थोड़ा मैं ये पॉइंट पढ़ लेता हूँ। वॉज रिकॉग्नाइज इंटू द टूज, पहले जो जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी वो यूनियन टेरिटरी बन गई, दो यूनियन टेरिटरीज, एक है जम्मू और कश्मीर नाम दिया गया जिस यूनियन टेरिटरी को, दूसरी यूनियन टेरिटरी का नाम लद्दाख है। अब आप कंफ्यूज मत होना, ये तीन यूनियन टेरिटरीज नहीं, आप सोच लो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीन यूनियन टेरिटरीज है, नहीं, सिर्फ दो यूनियन टेरिटरीज है। जम्मू और कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है और लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो इन शॉर्ट देयर इज वन, और ये है हमारी दूसरी यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, दो यूनियन टेरिटरीज है। और कब ये बनाया गया था? इन 31 अक्टूबर 2019 को ये चीज़ बना दी गई थी, ठीक है। नेशनल कैपिटल दिल्ली सर्व्स एज द नेशनल कैपिटल, हमारे देश की राजधानी कौन सी है, हमारी कंट्री की कैपिटल कौन सी है? दिल्ली। दिल्ली कहाँ लोकेटेड है? बिल्कुल हिंदुस्तान के दिल में, ठीक है, बिल्कुल हरियाणा के साथ, ठीक है। ओके, हरियाणा और यूपी के बीच में कह सकते हैं हम, दिल्ली लोकेटेड है। ओके, अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स। द स्टेट इन इंडिया हैव लार्जली बीन फॉर्म्ड बेस्ड ऑन द लैंग्वेज। देखो जितनी भी सारी हमारी ये स्टेट्स बन रखी है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारी लैंग्वेज के बेसिस पे बन रखी है। जितने सारी गुजराती बोलने वाला एरिया था उसे गुजरात में डाल दिया गया, जितना सारा तेलुगु बोलने वाला एरिया था उसमें आंध्र प्रदेश में रख दिया गया, उसे आंध्र प्रदेश स्टेट में इनसे कंसिडर कर दिया गया, ठीक है। जितने सारे लोग तमिल बोलते थे उन्हें तमिलनाडु को स्टेट का दर्जा दे दिया था, ठीक है। जितने लोग आई थिंक कन्नड़ा तो कर्नाटका की, सॉरी, जितने सारे लोग कन्नड़ बोलते थे उसे कर्नाटका में डाल दिया गया। तो इस तरीके से स्टेट्स बनी थी पुराने टाइम पे, ठीक है।
और ये देखो, अब जो ये स्टेट्स बनी थी कैसे बनी थी, लैंग्वेज के बेसिस। आपको इतना याद रखना है कि ये स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे बनी थी। हिस्ट्री क्या है वो आपको क्लास 11th में आएगी, जब आप +1 में जाओगे तब आपको पता लगेगा कि स्टेट्स बनने का क्या क्या रीज़न था, कैसे बनी थी, क्या डिबेट्स थी। बट अभी आप इतना याद रख लो, जितनी सारी स्टेट्स बन रखी है ये लैंग्वेज के बेसिस पे बन रखी है। ओके ओके। इंश्योरिंग द कल्चर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कोहेरेंस, कहने का मतलब क्या है जी, सारी स्टेट्स दो रीजन की वजह से बनी है। पहली बात तो कल्चरल रीजन कि भाई जितने सारे सेम कल्चर के लोग हैं वो साथ में रहेंगे। दूसरी बात है एडमिनिस्ट्रेटिव कोहेरेंस। अब जितने सारे लोग हैं जो यू कैन से तमिलनाडु में रहते हैं, तमिलनाडु में मान लो कोई आपको नोटिस देना है कि भाई देखो कल इमरजेंसी है, लेकिन नहीं, मान लो तमिलनाडु के लोगों को बोलना है कि भाई कल बाढ़ जैसी संभावनाएं हो सकती है, कल सुनामी जैसी आ सकती है, तो आप क्या करोगे, तो तमिल लैंग्वेज में बोलोगे। ठीक है, जितने सारे गवर्नमेंट ऑर्डर्स आएंगे वो तमिल में आएंगे, तो तमिल का जो आम आदमी है वो भी पढ़ पाएगा उस सारे ऑर्डर्स को। ठीक है ओके। एक बेसिक सा आइडिया हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो गया। ठीक है, जितने सारे तमिल इनसे ऑफिसर्स है वो आराम से तमिल पढ़ के साइन कर सकते हैं, और जो आम आदमी है आगे वो भी तमिल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो मदर टंग है, ठीक है, वो उनकी तमिल थी, इस वजह से। थोड़ा एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको ये। ओके। अब हम जाएंगे लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्टेट्स। राजस्थान सबसे बड़ी स्टेट है हमारी, सबसे एक इनसे सबसे लार्जेस्ट स्टेट हमारी है राजस्थान। अब पूछोगे आप सबसे हमारी छोटी स्टेट कौन सी है, सबसे छोटी स्टेट है हमारी गोवा। ठीक है ओके। Further divisions. Each state is further subdivided into districts for the better गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक पूरी स्टेट है, देखो ये पूरा यूपी है, ठीक है, ये जो पूरा यूपी है ये बस, ये यूपी फर्दर आगे डिवाइड हो रखा है। ठीक है, वेट अ सेकेंड, यूपी को छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर रखा है, ये देखो छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ऐसी ऐसी डिस्ट्रिक्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट्स में डीसी लगता है। ठीक है, आपने सुना होगा भाई डीसी लगेंगे, आईएएस ऑफिसर्स, डीसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, ये सारे डीसी डिस्ट्रिक्ट्स को कंट्रोल करेंगे फिर आगे फ्यूचर में जाके। ओके। दिस स्ट्रक्चर ऑफ डिवीजन इंश्योर्स द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। देखो ये जो स्ट्रक्चर है इससे क्या होता है, एक सेकेंड मैं ओके थोड़ा बहुत अब देखते हैं। इस इस सिस्टम से क्या होता है, पहली बात एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, और जो डाइवर्स लिंग्विस्टिक कल्चर, यू कैन से बहुत ज़्यादा डाइवर्स कल्चर लैंग्वेज है, उस चीज जो कल्चर वाली प्रॉब्लम होती है उसको भी आप एड्रेस कर पाते हो। ओके ओके। मूविंग ऑन टू डाइवर्सिटी ऑफ द फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स, डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। इंडिया में कौन सी अलग अलग तरीके के फिजिकल फीचर्स है, अब हम एक एक करके उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। मूविंग ऑन टू द हिमालयस, सबसे पहले हम हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे, हिमालयस क्या होता है, कहाँ पे है एंड ऑल। ठीक है, इंडिया इज मार्क, पहली बात नहीं, इंट्रोडक्टरी लाइन है। ठीक है, ऐसे मत सोचना हिमालयस का पार्ट है, ये वाली लाइन कंप्लीटली अलग है। ठीक है, दिस लाइन इज कंप्लीटली अलग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पैसेज। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंट्रोडक्टरी लाइन। ठीक है, इंडिया इज मार्क्ड बाय द डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज द माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट्स एंड आइलैंड्स। कहने का मतलब ये है इंडिया में बहुत सारे डाइवर्स तरीके के टेरेन है, फिजिकल फीचर्स है, जैसे कि माउंटेन्स है हमारे पास, रिवर्स, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डेजर्ट्स है, प्लेट्यूज है, कोस्टल एरिया है, टापू है, इन द सेंस आइलैंड्स है, सब कुछ है हमारे पास। ठीक है, अब हम हिमालयस की स्पेसिफिकली बात करेंगे। द हिमालयस आर प्रोमिनेंट फिजिकल फीचर्स लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न, जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है, वेट आई थिंक हमारे पास फोटोज भी होगी। ठीक है, चलो है हमारे पास फोटोज है, जो इंडिया का नॉर्थ वाला पार्ट है यहाँ पे सारे हिमालयस लोकेटेड है। ठीक है ओके। द टर्म हिमालयस मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो। देखो पीछे आप पहाड़ देख पा रहे होगे हिमालयस के, ये पूरा यू कैन से स्नो से ढका हुआ है। अबोर्ड ऑफ स्नो मतलब जहाँ पे स्नो होती है। ठीक है, जहाँ पे स्नो रहती है, बस सिंपल सी लैंग्वेज में तो यही है कि जहाँ पे स्नो होती है वो उस एरिया को आप ये उस, मतलब कहने का मतलब अबोर्ड ऑफ स्नो का ये मतलब है कि जहाँ पे स्नो होती है। ठीक है, द हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। हिमालयाज को 3 मेन पैरेलल रेंजेस में बांटा गया है। कौन सी पैरेलल रेंजेस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज द ग्रेटर हिमालयाज, फर्स्ट इज द ग्रेटर हिमालयाज, अदर इज द लेसर हिमालयाज, लास्ट वन इज द शिवालिक्स। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे ईच की क्या स्पेसिफिकेशन है। ग्रेटर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस नाम से ही लग रहा है ग्रेटर हिमालयस, ये सबसे ऊंचे माउंटेन्स है ग्रेटर हिमालयस में। ठीक है, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस कंटेन्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स। ठीक है, सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ कहाँ पे है? ग्रेटर हिमालयस में। द मिडिल हिमालयस और हिमाचल, जो ये लेसर हिमालयाज है इसे आप हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हिमाचल हिमालयाज, और यू कैन से हिमाचल वाला एरिया। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज हिमालयस। ठीक है, हिमाचल हिमालयस। ओके ओके, लोकेटेड साउथ ऑफ द हिमाद्री। और हाँ सुनो, ग्रेटर हिमालयस के एक और नाम है जैसे हिमाद्री, ये मैं थोड़ा रह गया था ये पॉइंट। ठीक है, ग्रेटर हिमालयस का दूसरा क्या नाम है? हिमाद्री कहा जाता है ग्रेटर हिमालयस को। ठीक है, द मिडिल हिमालयस और द हिमाचल, तो ये मिडिल हिमालयस, इनका दूसरा नाम क्या है? हिमाचल। ठीक है, लोकेटेड साउथ ऑफ द हिमाद्री, ग्रेटर हिमालयस के साउथ में, के ग्रेटर हिमालयस के नीचे और हिमाद्री के नीचे कौन से पहाड़ पड़ते हैं हमारे पास? हमारे पास पड़ते हैं हिमाचल रीजन और द मिडिल हिमालयस। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन सिचुएटेड हेयर, एग्जाम्पल ऑफ द 5 हिल स्टेशन एज द शिमला, मनाली, नैनीताल, मसूरी एंड दार्जिलिंग। जो मेरा घर है वो भी लेसर हिमालयाज में लोकेटेड है, कहने का मतलब। ठीक है,
ओके, मैनी पॉपुलस हिल स्टेशन, जितने भी सारे पॉपुलर हिल स्टेशन है वो सारे आपके मिडिल हिमालयाज़ में और हिमाचल रीजन में, और यू कैन से लेसर हिमालयाज़ में। 3 नाम है भाई बेसिकली, यू कैन से इस एरिया के, ठीक है, जो ये से मिडिल हिमालयाज़ और हिमाचल है। 3 नाम है, क्या-क्या नाम है? मिडिल हिमालयाज़, फिर कहते हैं इसे हिमाचल, फिर इसे कहा जाता है लेसर हिमालयाज़, ठीक है। लास्टली वी हैव द शिवालिक रेंजेस। द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज़ इज़ नोन एज़ शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंजेस बहुत ज़्यादा, यू कैन से बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे से पहाड़ है, ठीक है। यहाँ पे मतलब गर्मी होती है, कोई फ़र्क नहीं है, मतलब ऐसा नहीं सोचना कि ये प्लेन से थोड़ा अलग है, ये प्लेन्स की तरह ही होते हैं। यहाँ अच्छे से गर्मी होती है, यहाँ पे सेब वगैरह नहीं उगते, मतलब प्लेन्स की ही है एक तरह से। हाँ, थोड़े-थोड़े पहाड़ है, थोड़े नाम के पहाड़ है यहाँ पे, मतलब ऐसे ठंडे पहाड़ नहीं है जैसे आपको शिमला वगैरह वाले एरियाज़ मिलेंगे या ग्रेटर हिमालयाज़ मिलेंगे, इतना ठंडा नहीं होता। बट ये थोड़ी थोड़ी कम बहुत कम एलिवेशन होती है इनकी शिवालिक एरियाज़ की, ठीक है। दीज थ्री, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेंज दिस टू हेयर, ओके, ओके. These three parallel ranges of Himalayas are vital for the India's geography and provide the natural barriers, beautiful landscapes and climatic varieties. कहने का मतलब क्या है, जो ये पैरेलल रेंजेस है इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात ये बहुत ज़्यादा एक नेचुरल बैरियर्स है। कहने का मतलब बताऊँ क्या, चलो थोड़ा डिटेल हो जाएगा। अब ऐसा है ना, रशिया, आपने सुना है कि रशिया बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया है, तो रशिया की तरफ से ना ठंडी हवाएं आती है इंडिया की तरफ, ठीक है। इस तरीके से रशिया की तरफ से बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं आती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं आती है। जो हमारे हिमालयज़ है, वो हमारे हिमालयज़ बचा देते हैं ठंडी हवा को इंडिया में आने से, ठीक है। मान लो ये ठंडी हवाएं हिमाचल में आ जाती तो दिल्ली वगैरह वाली जगहें जम जाती, इतनी ठंड हो जाती कि लोग जिंदा नहीं रह पाते, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड हो जाती सारे एरिया में, नॉर्दर्न प्लेन्स वगैरह में। बट हमारे पास हिमालयाज़ है, हिमालयज़ की वजह एक नेचुरल बैरियर की तरह है, जिसकी वजह से यूएन से जो पोलर विंड्स है वो इंडिया में नहीं आ पाती, ओके। ब्यूटीफुल लैंड्सकेप, बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं पहाड़, एग्जैक्टली सही बात है, बिल्कुल। द क्लाइमेटिक वैरायटी, बर्फ़ पड़ती है हिमालयाज़ में, अच्छी बात है वो, ओके। देखो यार, आई एम ऑब्सेस्ड विद पहाड़, ठीक है, आई एम ऑब्सेस्ड विद हिल्स, तो डोंट माइंड मी, मैं एक्स्ट्रा तारीफ करूँ पहाड़ों की तो, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स, अब हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ने वाले, नॉर्दर्न प्लेन्स कौन सा एरिया है, ठीक है। लोकेशन इन्फॉर्मेशन, नॉर्दर्न प्लेन्स किस तरीके से बने थे भाई, प्लेन्स कैसे बने थे, पिछले चैप्टर वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से कर दिया, पिछले चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कैसे बनते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स आर द प्लेन्स लाइज इन द साउथ ऑफ हिमालयस। ये हिमालयस है, हिमालयस के जो साउथ में पूरा जो ये एरिया पड़ा, दिस इज नोन एज प्लेन्स रीजन, ठीक है, प्लेन्स रीजन है ये, ठीक है। दीज प्लेन्स आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, ये प्लेन्स रीजन हमेशा फ्लैट होता है, पिछले वीडियो में पढ़ा हमने, ठीक है। दे आर फाउंड बाय द एलुवियल डिपॉजिट लेड डाउन बाय द रिवर्स। जो हिमालय से नदियाँ आती है, नदियाँ अपने साथ मिट्टी लेके आती है, वो सारी कहाँ डिपॉजिट होती है, प्लेन्स में होती है, देयरफॉर इट इज़ अ वेरी फर्टाइल एरिया, वो चीज़ यहाँ कही गई है। द मेन रिवर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन, आई थिंक रिवर्स भी, हाँ ठीक है। सो दिस इज द नॉर्दर्न प्लेन्स, आप देख पा रहे होगे, ठीक है, पहले तो ये देख लो, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स आपको मैंने बता दिया क्या होता है, ओके। नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया। फर्दर क्या है, द मेन रिवर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज प्लेन्स आर इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ दीज रिवर्स। भाई देखो, पहली रिवर कौन सी आई, पहली रिवर कौन सी आई जो एक से नॉर्दर्न प्लेन्स को बनाने में मदद करती है? फर्स्ट इज द गंगा रिवर। एक तो ना मेरे पास पेन ही गलत है, ओके। तो पहली आती है हमारे पास गंगा रिवर, सो दिस इज़ द गंगा रिवर यहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ द गंगा रिवर जो यहाँ से चलती है, यहाँ से चलती है और सीधा बांग्लादेश में ड्रेन आउट हो जाती है। और देखो, गंगा रिवर अकेले नहीं आती, गंगा रिवर को और भी छोटी छोटी रिवर्स ज्वाइन करती है, और ये छोटी छोटी रिवर्स है, इनको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। आई थिंक ये किसी प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ लिया था। और दूसरी रिवर जो यू कैन से इन प्लेन्स को बनाती है, दैट इज नोन एज द इंडस रिवर, ठीक है। सिंधु नदी, वेट गलत बना दी मैंने, ये सिंधु नदी है, ठीक है। ये यहाँ से सिंधु नदी शुरू होती है, ऐसे ऐसे करके नीचे जाती है, और सिंधु नदी की, इंडस रिवर की और छोटी छोटी और ट्रिब्यूटरीज है जो इंडस रिवर में ज्वाइन होती है और इंडस रिवर को और बड़ा बनाती है। तो वो उन्हें इंडस की ट्रिब्यूटरीज कहेंगे, जैसे सतलुज वगैरह हो गया, ठीक है। सतलुज, ब्यास एंड XYZ रिवर्स, रावी, ओके। अब दूसरी जो यू कैन से हमारी जो मेन रिवर है वो आती है तिब्बत से, दैट इज़ ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो यहाँ से चाइना से कहीं यहाँ से शुरू होती है और ऐसे ऐसे करके अरुणाचल वगैरह होते हुए बांग्लादेश में आती है और गंगा के साथ मिल जाती है और यहाँ नीचे एक डेल्टा बनाती है। चलो डेल्टा आगे आने वाला है, उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे डेल्टा क्या होता है, ठीक है, इसी वीडियो में आगे आगे डेल्टा। तो दिस इज ब्रह्मपुत्र। तो 3 रिवर हमने पढ़ ली, फर्स्ट इज इंडस, फिर हमारे पास गंगा, फिर हमारे पास ब्रह्मपुत्र, ओके। ये सारी रिवर्स कवर होगी। फर्टाइल, द एलुवियल डिपॉजिट्स फ्रॉम दीज रिवर्स मेक द प्लेन्स हाईली फर्टाइल। देखो एलुवियल क्या हुआ, पहाड़ों से मिट्टी आई, वो एलुवियल सॉइल लेके आई, डिपॉजिट हुई प्लेन्स में और वो एरिया हो गया बहुत ज़्यादा फर्टाइल। पॉपुलेशन पिछले वीडियो में अच्छे से कर रखा है। ड्यू टू द फर्टिलिटी, फर्टिलिटी है प्लेन्स में तो मतलब हायर कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, सी प्लेन्स में अगर फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड होगी तो ज़्यादा एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर होने का मतलब है कि यहाँ पे खाना बनेगा, खाना जहाँ बनेगा वहाँ ज़्यादा लोग हो गए, ओके। बस सिंपल लैंग्वेज में कहूँ मैं, ओके। हाँ, पॉपुलेशन, वापस पॉपुलेशन वाला ग्राफ मैंने आपको दिखा दिया कि भाई देखो नॉर्दर्न प्लेन्स में कितना ज़्यादा रेड एरिया है, वेरस हिमाचल वगैरह देखो कितना ज़्यादा वाइट है, ठीक है, ये कितना वाइटिश सा एरिया है। वेरस देखो ये वाला कितना ज़्यादा रेड है, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्लेन्स एरिया है, फर्टाइल एरिया है, ज़्यादा खाना होगा, ज़्यादा लोग रहेंगे, ओके। मूविंग ऑन टू द डेजर्ट, हमारे इंडिया में कौन से डेजर्ट है, कौन सा डेजर्ट है स्पेसिफिक, एक ही डेजर्ट है हमारे पास। द लोकेशन इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। मैप है हमारे पास, नहीं मैप नहीं हमारे पास, सॉरी टू से।
ओके, मान लो मैं थोड़ा-सा इंडिया का मैप अगर बनाऊँ, नहीं बना पा रहा मैं, बट चलो थोड़ा बहुत बन ही गया। टूटा-फूटा सा मैप, ओके। चलो आप मान लो कि दिस इज़ इंडिया, ठीक है तो नहीं असलियत में दिख नहीं रहा है, बट चलो दिस इज़ इंडिया, ठीक है। इंडिया का जो ये वाला एरिया ना, यहाँ पे गुजरात के ऊपर वाला, राजस्थान वाला जो वेस्टर्न एरिया है, यहाँ पे आपके जो डेजर्ट वगैरह है वो लोकेटेड है, देयरफॉर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। पूरा इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है ये, यहाँ पे डेजर्ट लोकेटेड है। क्लाइमेट एंड द टेरेन, इट इज़ ड्राई, हॉट एंड सैंडी रिच, ठीक है। पहली बात ये ड्राई है, फिर ये बहुत ज़्यादा गर्म है, और ये बहुत ज़्यादा सैंडी एरिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ड्राई है, पानी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, ठीक है, प्लस सैंड है, हर जगह रेत ही रहता है, ओके। वेजिटेशन, the region has a very little vegetation due to the extreme climate and the lack of water। भाई यहाँ पे पहली बात तो एक्सट्रीम क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और पानी भी नहीं है, तो यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो बहुत ज़्यादा कम होती है या होती ही नहीं है। पेनिनसुलर प्लेट्यू, अब हमने प्लेट्यू के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा था। प्लेट्यू क्या है? एक अपलिफ्टेड लैंड होती है, ठीक है, एक अपलिफ्टेड लैंड, जैसे ये है अपलिफ्टेड लैंड है ये, ठीक है, ज़मीन से थोड़ी ऊपर है, ऊपर से फ्लैट है, फ्लैट से वापस नीचे आ गई, ठीक है, अपलिफ्टेड फ्लैट लैंड, ठीक है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ट्रायंगुलर इन शेप विद द हायर अनइवन रिलीफ, इट हैज़ न्यूमरस हिल्स, रेंजेस एंड वैलीज। जो आपका ये देखो, पहली बात तो प्लेट्यू रीजन कौन सा है? दिस इज द प्लेट्यू रीजन। आई थिंक मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, हाँ मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो देखो, जो ये वाला एरिया है, दिस इज नोन एज द प्लेट्यू रीजन, ठीक है। दिस इज अ वेरी ट्रायंगुलर टाइप ऑफ रीजन। कहाँ पे लोकेटेड है ये? महाराष्ट्र वगैरह, महाराष्ट्र कर्नाटका वगैरह वाले एरिया को कवर करता है पूरा, तो देयरफॉर दिस इज द प्लेट्यू रीजन। ये ट्रायंगुलर शेप में है, ये पूरा जो एरिया है देखो ट्रायंगल शेप में। इट इज़ बहुत ज़्यादा हाईली अनइवन है, बहुत ज़्यादा गड मतलब ऐसा नहीं कि एक्जैक्टली सेम प्लेट्यू है, बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ टाइप एरिया है ये। इट हैज़ द न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज, यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की पहाड़, हिल रेंजेस भी आगे हम पढ़ेंगे, हिल रेंजेस कौन सी है। इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस जो आपके डेक्कन प्लेट्यू में है, दैट इज़ अरावलीज एंड विंध्यास, ठीक है। सो आई थिंक ओके, ये अरावलीज है, यहाँ पे देखो थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट के साथ यहाँ पे पहली बात तो ये अरावलीज है, फिर यहाँ विंध्यास है, लो जी विंध्यास ही गलत बना दी, ओके वेट अ सेकेंड। देखो, तो ये आपकी ये विंध्यास है, ठीक है, फिर यहाँ पे सतपुरा रेंज है। तो ये तीन मेन रेंजेस है, इसके आप याद कर सकते हैं। वन इज़ द अरावली, देन वी हैव द विंध्यास एंड देन वी हैव द सतपुरास। अब आप पूछेंगे कि ये कौन से वाले हैं? क्या ये हमने भी पीछे पढ़ा था, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है कि न्यू फोल्ड माउंटेन्स है? क्या ये यंग माउंटेन्स है क्या कि या ओल्ड माउंटेन्स है? देखो ये है ओल्ड माउंटेन्स, अरावली भी ओल्ड है, विंध्यास भी ओल्ड है, सतपुरा भी ओल्ड है, ठीक है, ओके। अरावली वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स रेंजेस इन द वर्ल्ड, लोकेटेड ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ द प्लेट्यू। अभी देखो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में यहाँ पे डेजर्ट के साथ अरावलीज लोकेटेड है। विंध्यास एंड सतपुरास द मेजर माउंटेन रेंजेस ऑन दिस रीजन, विंध्यास और सतपुरास भी यहाँ पे लोकेटेड है, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, रिवर्स। कौन सी रिवर्स है? यू कैन से इस एरिया में कौन सी रिवर फ्लो करती है? कौन सी मेन रिवर्स है? फर्स्ट इज द नर्मदा। देखो ये जो ऊपर वाली रिवर है ना, ठीक है, जो लंबी वाली रिवर है, ठीक है, नर्मदा, दिस इज द नर्मदा रिवर। सेकंड रिवर कौन सी है यहाँ पे? तापी रिवर। एक जो लंबे वाली रिवर है वो नर्मदा है, दूसरी जो छोटे वाली रिवर है वो तापी रिवर है। अब एक और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक फैक्ट बताता हूँ। जो नर्मदा और तापी रिवर है, यही एक ऐसी रिवर है जो अरेबियन सी में ड्रेन होती है, ठीक है। ये पानी यहाँ से लेके आती है और अरेबियन सी में डाल देती है, ये भी यहाँ से पानी लाती है और अरेबियन सी में डाल देती है। बाकी जितनी भी सारी रिवर, एक चीज़ देखो, जितनी सारी रिवर है वो सारा अपना पानी कहाँ डालती है? बे ऑफ बंगाल में। महानदी होगी, गोदावरी होगी, कृष्णा होगी, कावेरी होगी, ये सारा अपना पानी कहाँ जाके रिलीज़ कर देती है? ये यू कैन से बे ऑफ बंगाल में सारा पानी रिलीज़ कर देती है, ओके। थोड़े नाम पता नहीं क्यों उन्होंने ऊट पटांग से रख रखे है, ये अरेबियन सी है, जी नहीं है, बे ऑफ बंगाल है ये, गुल्फ ऑफ बंगाल नहीं है ये, और एक कावेरी की स्पेलिंग भी गलत लिख रखी है, ये के से स्टार्ट होती है, कावेरी सी से नहीं, बट चलो हम काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ओके। हाँ ठीक है। बाउंड्रीज, वेस्टर्न घाट्स। अब देखो ऐसा है ना, जो आपका पेनिनसुलर रीजन है, दिस इज द पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुलर रीजन के जो लेफ्ट में एरिया है उसे आप वेस्टर्न घाट्स कहते हैं, और ये प्लेन रीजन है, ठीक है। अब मेरे पास ना मैप नहीं है यहाँ पे पड़ा हुआ वो वाला जो मुझे चाहिए, है यहाँ पे? हाँ 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 है। देखो ये आपको दिख रहा है येलो वाला एरिया, तो इसका मतलब होता है, येलो वाले एरिया का मतलब होता है कि जो ये एरिया, ये प्लेट्यू एरिया है। जो ग्रीन वाले एरिया है तो ये प्लेन एरिया है। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, जो ये सारा एरिया है ये येलो है, ठीक है। वेराज जो ये कोस्ट के साथ एरिया है, जो नदी के साथ, जो समुद्र के साथ एडजॉइनिंग एरिया है, ये सारा ग्रीन कलर से शो कर रखा है। इसका मतलब है कि जो ये एरिया है ये प्लेन एरिया है, ठीक है, ये प्लेन्स के अंडर आता है, ठीक है। ये प्लेट्यू नहीं है, जो कोस्टल एरिया है ये प्लेट्यू नहीं है, ये प्लेन्स का वाला एरिया है, ठीक है। ऐसा क्यों है आगे हम पढ़ेंगे, ओके। अब वो ये है जो आपका पेनिनसुलर रीजन है, जो डेक्कन डेक्कन पेनिनसुला है, उसके जो वेस्ट वाला एरिया है वहाँ पे वेस्टर्न घाट्स पड़ते हैं। वेट अ सेकंड, इधर है जो एक से पेनिनसुलर रीजन है, उसके वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स पड़ते हैं, उसके ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स पड़ते हैं, एज अ नाम, जैसे इसका नाम है वैसे ही उसका काम है, ठीक है। रही बात मिनरल्स की, मिनरल्स कौन से अवेलेबल है
यू कैन से जो पेनिनसुलर रीजन है, पहली बात जो पेनिनसुलर रीजन होता है ना, जैसे हमारे पास डेक्कन प्लेट्यू है, अभी हमने जो पीछे पढ़ा, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू में बहुत सारे मिनरल्स पड़े होते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा कि प्लेट्यूज में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो वैसे ही जो हमारे जो यू कैन से यू कैन से डेक्कन प्लेट्यू है, वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स, जैसे हमारे पास बहुत सारा कोल है, हमारे पास बहुत सारा आयरन है, इन द सेंस लोहा है, और भी XYZ मिनरल्स है। कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, अब हम कोस्टल एरिया की बात करने वाले। अभी तक हमने ये पढ़ा बीच का, ठीक है, अभी हमने डेक्कन प्लेट्यू पढ़ा, यहाँ पे प्लेट्यू रीजन है सारा, ये प्लेट्यू रीजन है, ठीक है, ऊपर वाला सारा प्लेन्स है, ठीक है, यहाँ पूरा सारा डेजर्ट है, ठीक है, यहाँ सारे में पहाड़ ही पहाड़ है। तो ये सब हमने बेसिक पढ़ लिया। अब हम थोड़ा और जानने वाले, थोड़ा और इन डेप्थ जानने वाले हमारी कंट्री में क्या चीज़ अवेलेबल है। हम अब जानेंगे अपनी वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में, ठीक है। कोस्टल एरिया का क्या होता है, पहली बात मैंने पहले भी आई थिंक आपको बता रखा है, जितना सारा लैंड का एरिया किसी समुद्र के साथ अटैच्ड है, उसकी जो बॉर्डर होगी उसे हम कोस्टल एरिया कहेंगे, ठीक है। कोस्टल एरियाज, ओके। लोकेशन, पहली बात क्या है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये कहाँ पे है, ये कहाँ लोकेटेड है, एक सेकंड, ये सारे लोकेटेड है यहाँ पे, ठीक है। जो वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स की जो वेस्ट वाला एरिया, ठीक है, चलो ये तो पूरा वेस्टर्न घाट्स है ना। वेस्टर्न घाट्स का भी, वेट अ सेकंड, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट्स है ना, वेस्टर्न घाट्स का भी ये बिल्कुल बॉर्डर वाला एरिया जो बिल्कुल नदी के साथ होगा, वो आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आएगा। जो ईस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स का भी जो बिल्कुल ईस्ट वाला पार्ट, बिल्कुल ईस्ट वाला पार्ट, ये वाला भी आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अंडर आएगा, ठीक है, वही चीज़ है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज इन द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स के भी वेस्ट में जो एरिया पड़ता है दैट इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये पूरी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का जो ईस्टर्न रीजन है, वहाँ पे आपकी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लोकेटेड है, ठीक है, बड़ा रैप टाइप बोल दिया मैंने, ठीक है, ओके। ये मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के एग्जांपल है, दिस इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, दिस इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो। अब देख पा रहे हो कि जो वेस्टर्न घाट्स है और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वाला एरिया कितना पतला सा एरिया, ठीक है, ये कितना पतला सा एरिया। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेर जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वाला एरिया देखो कितना ज़्यादा चौड़ा सा एरिया है, ठीक है, कितना ज़्यादा विड्थ इसकी कितनी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। सीधी सी बात देख पा रहे हो कि भाई इन वेरी सिंपल वे कि कितना पतला है और कितना थिक एरिया है, ठीक है, ओके। सेवरल सेवरल ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ड्रेन टू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब एक और कहने का मतलब क्या है, जितनी सारी ये मेजर रिवर्स है, देखो जैसे कि आई थिंक रिवर्स अलग है, अलग मैप है मेरे पास रिवर्स के लिए, नहीं है, ओके, इसी में आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। देखो जितनी सारी मेन रिवर है, देखो पहली बात जो ये वाली रिवर है यहाँ पे, ये है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर कहाँ ड्रेन होती है, कृष्णा रिवर कहाँ जाती है, सीधा बे ऑफ बंगाल में जाती है। ये है गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर भी कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है। और ये है महानदी, जो ये वाली है उड़ीसा में, ये है महानदी। महानदी भी कहाँ जाती है, ये भी बे ऑफ बंगाल में जाती है। ये नीचे कावेरी रिवर है, ये सारी ये भी कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है। अब आप कहोगे सर अरेबियन सी में कौन सी दो रिवर्स जा रही है, अभी मैंने पीछे बताया, वन इज़ नर्मदा जो ये है, और उसी के नीचे जो ये तापी रिवर है वो। जो मेजॉरिटी रिवर्स है वो सारी बे ऑफ बंगाल में जाती है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अभी पीछे हमने एक बेसिक सा कंसेप्ट पढ़ा, थोड़ा सा इन डेप्थ जाऊँगा बट मज़ा आएगा जब आप इसको समझोगे, बड़ा लॉजिकल लगेगा। अभी मैंने आपको बताया था पहाड़ों से जो यू कैन से नदियाँ आती है, वो क्या करती है, पहाड़ों से जितनी सारी मिट्टी थी वो साथ में लेके आती है और कहाँ डिपॉजिट करती है, प्लेन्स रीजन में। अब देखो जो आपका ये जितने सारे प्लेट्यू वाला रीजन था, ठीक है, जो ये जितना ही प्लेट्यू वाला रीजन था, यहाँ से सारी नदियाँ आ रही है, ठीक है। ये नदियाँ क्या कर रही है, जो प्लेट्यू है उसका जितनी सारी मिट्टी है वो सारी लेके आ रही है और कहाँ डिपॉजिट कर रही है, इधर कर रही है, ठीक है। जितनी सारी रिवर है वो इस साइड को फ्लो कर रही है ना, सारी रिवर इस साइड को फ्लो कर रही है। तो जितना सारा प्लेट्यू का यू कैन से जितना सारा मिनरल्स वगैरह आ रहे हैं वो यहाँ कहीं डिपॉजिट हो रहे हैं। देयरफॉर जब नदियाँ आ रही है प्लेट्यू के थ्रू आ रही है और बहुत ज़्यादा अपने साथ यू कैन से मिनरल्स और सॉइल लेके आ रही है, वो सारी कहाँ डिपॉजिट कर रही है, इस एरिया में कर रही है, ठीक है। ये जो रिवर के जो ये इरोजन है, रिवर क्या कर रही है, प्लेट्यूज को इरोड कर रही है और कहाँ डिपॉजिट कर रही है, कोस्टल एरियाज में डिपॉजिट कर रही है। देयरफॉर यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा चौड़े और बहुत ज़्यादा थिक यू कैन से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, वेरएज वेस्ट में देखो कोई नदी नहीं जा रही, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बहुत ज़्यादा नैरो है, बहुत ज़्यादा पतले से है। वेस्ट में बहुत सारी नदियाँ हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा चौड़े हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिक है, ठीक है। एक बेसिक सा एग्जाम्पल है, थोड़ा सीनियर लेवल का कंसेप्ट है बट आपको थोड़ा एडिशनल मैंने बता दिया, ठीक है। हाँ देखो अगर आपने स्पेसिफिकली बुक के अकॉर्डिंग रहना तो रह सकते हो, एडिशनल मत लिखना, बट बुक तो बहुत ईजी है, बट मैंने आपको एक लेवल और आगे का बता दिया। नाउ डेल्टास, डेल्टास क्या होता है, अब जब नदी आ रही है, ठीक है, प्लेन से नदी आ रही है, तो नदी क्या करती है, ठीक है, एक ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल आएगी नदी सीधा ओशन में चले जाएगी। नदी ना एक डेल्टास फॉर्म करती है ना, ये डेल्टास क्या होते हैं, ठीक है, एक सेकंड में आपको बताता हूँ डेल्टास क्या होते हैं। देखो जैसे ये नदी आई, ये 10 चीज़ों में बट गई, ठीक है, छोटी छोटी नदियों में बट गई, ऐसे 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 करके बट गई है बहुत सारी रिवर्स में, ठीक है, ठीक है, दिस इज नोन एज अ डेल्टा। देखो कितने पार्ट्स में नदी अलग अलग तरीके से डिवाइड हो रही है, सो दिस इज नोन एज अ डेल्टा। एक बाहर से रिवर आई, वो बहुत ज़्यादा यू कैन से पेड़ों की रूट्स की तरफ, पेड़ों की जड़ों की तरफ बहुत ज़्यादा फैल गई, ठीक है। जो ये जो फैलना होता है नदी का, यू कैन से कोस्ट, यू कैन से समुद्र में मिलने से पहले जब ये नदी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में फैल जाती है, ये जो बड़ा बहुत फैला हुआ एरिया है इसे डेल्टा कहते हैं, ठीक है। नदी आई बहुत ज़्यादा एरिया में फैल गई और तब जाके वो ओशन
में गई, समुद्र में मिली, तो ये जो ये एरिया बना, दिस इज नोन एज अ डेल्टा। दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड द फर्टाइल डेल्टा एट इट्स माउथ। और जो ये एरिया ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है, क्योंकि जितनी सारी मिट्टी आ रही है वो सारी कहाँ डिपॉजिट हो रही है, डेल्टा में हो रही है। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड व्हेन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब सुंदरबन डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे। सुंदरबन डेल्टा कौन सा है, देखो, नाउ दिस इज बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है यहाँ पे, ठीक है। पहले यहाँ पे तो आपको मैं वो बाउंड्रीज नहीं दिख रही होगी, बट ट्रस्ट मी, दिस इज बांग्लादेश। ये ऊपर से हिमालय है, ठीक है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर। और यहाँ से गंगा रिवर आ रही है, मैं थोड़ा बहुत जैसा ट्रेस कर पा रहा हूँ तो। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। और अगर मैं आपको जूम इन करूँ तो ये देखो, ये जो ये एरिया है, ठीक है, एक सेकंड मैं थोड़ा पेन चेंज करती हूँ। देखो ये जो ये एरिया है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, गंगा और ब्रह्मपुत्र आई और देखो कि किस तरीके से यू कैन से फैल गई, ठीक है, किस तरीके से पेड़ों की जड़ों की तरह ये फैल गई, ठीक है। कैसे ये फैल रही है, कैसे ये फैल रही है, ठीक है, किस तरीके से ये फैल रही है। देखो यहाँ पे भी बल्कि इवन जा रही है नदियाँ, ठीक है। और जो ये डेल्टा बन रहा है, ये जो डेल्टा बन रहा है, ये जो नदियाँ आ रही थी बहुत ज़्यादा यू कैन से ब्रांचेस में फैल रही है, तो इस एरिया को कहेंगे हम डेल्टा। और ये कहा जाता है, इसका नाम क्या पड़ा है, दिस इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा कितना ज़्यादा बड़ा है, पहली बात तो मैं आपको इसको बता देता हूँ आपको कितना बड़ा ये एरिया है। ये यहाँ से शुरू होता है, ये इतना बड़ा सुंदरबन डेल्टा है, ये पूरा बंगाल का एरिया और बांग्लादेश का एरिया दोनों एक साथ आते हैं इसमें, तो दिस इज ऑल अ सुंदरबन डेल्टा, ओके। ये दो रिवर्स बनाती है। और ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा ही है। पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा डेल्टा है दैट इज सुंदरबन डेल्टा है, जो कौन सी रिवर्स बनाती है, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा, ओके, डन। आइलैंड, अब इंडिया के पास दो आइलैंड्स भी है, हमारे पास एक बहुत अच्छे सुंदर से आइलैंड्स है, जैसे कि एक है हमारे पास लक्षद्वीप आइलैंड, जो यहाँ पे पड़ता है, यू कैन से वेस्ट की तरफ पड़ता है। वेट, जैसे ये लक्षद्वीप वैसे एक्चुअल में यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके दिखाया इमेज। एंड अनदर वी हैव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अभी पीछे मोदी जी ने लक्षद्वीप में दो फोटो खींची थी, तो पूरा मॉलडीव्स के लोग पागल हो गए थे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो दिस इज आर लक्षद्वीप आइलैंड, वेरी ब्यूटीफुल लक्षद्वीप आइलैंड। एंड देन वी हैव दिस वेरी ब्यूटीफुल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड। इट इज लोकेटेड इन द अरेबियन सी। जो आप देख पा रहे होगे, ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये कहाँ लोकेटेड है, ये अरेबियन सी में लोकेटेड है। दे दीज आर कोरल आइलैंड सिचुएटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। अब कोरल आइलैंड्स का क्या मतलब होता है, बस आप इतना याद रखो, कोरल्स एक बड़ी सुंदर सी चीज़ होती है जो ओशन के नीचे मिलती है, बहुत ज़्यादा कलरफुल सी चीज़। देखो माइनक्राफ्ट में, आप माइनक्राफ्ट का पता ना आपको, आपने कोरल्स देखे होगे माइनक्राफ्ट में कि कैसे होते हैं। अब आप खेलते नहीं होगे, आपने किसी और की वीडियो तो देखी होगी गेमिंग यूट्यूबर की, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कोरल्स क्या होता है। तो वो ब्यूटीफुल से कलर से पेड़ों के नीचे से, वेट, उसके नीचे, ओशन के नीचे जो बड़े ब्यूटीफुल से सुंदर से पौधे होते हैं, बहुत सुंदर सी चीज़ें होती है, दे आर नोन एज कोरल्स। क्लास 6 में इतना इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। तो ये कोरल आइलैंड्स कहा जाता है आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स को। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। दिस इज लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेन लैंड इन द बे ऑफ बंगाल। अब मैंने आपको डायरेक्शंस बताई थी, नॉर्थ, वेस्ट, लो जी, यहाँ तो मैं आ गया, इसको मैं थोड़ा नीचे लाता हूँ अब, ओके, ठीक है। नाउ वी हैव नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, कितनी बार तो मैंने बना दिया ये कंपास, ठीक है, ईस्ट। अब मैंने आपको क्या बताया था, दिस डायरेक्शन इज साउथ, दिस डायरेक्शन इज साउथ वेस्ट, ठीक है। दिस डायरेक्शन राइट हियर, जो ऐसी को डायरेक्शन बनेगी, दिस इज नोन एज साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जो आपका लक्षद्वीप, जो आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड है, वो आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है, इंडिया के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है। बस ये चीज़ यहाँ बता रखी है। और बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, 2 पॉइंट याद रखने हैं। ये इंडिया से केस से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है, थोड़ा मैसअप हो गया है। 2 पॉइंट्स है यहाँ पे कि पहली बात तो ये इंडिया से साउथ इंडिया की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है, और ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। बस ये दो चीज़ें, 2 पॉइंट्स है जो आपने लिखना है अंडमान निकोबार के साथ। ओके, आइलैंड्स ऑफ इंडिया, आई थिंक ये कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ है, थोड़ी स्लाइड पीछे होनी चाहिए थी और ये आगे आ चुकी है, ठीक है, ये थोड़ा समझा करो, ओके। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सुनामी ऑफ 2004। 2004 में हमने भी पढ़ा अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बारे में। एक और बार मैं बता देता हूँ आपके, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स ये वाले होते हैं, ये वाले अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है, इंडिया के जो बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे म्यांमार वगैरह के साथ जो बाउंड्री शेयर करते हैं, दे आर नोन एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। वहाँ पे एक 2004 में बहुत बुरी सुनामी आई थी। अब हम उस सुनामी के बारे में पढ़ने वाले, उससे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ था, ठीक है। इन अंडमान, देखो सुनामी कुछ इस तरीके, पहले वो सुनामी होती क्या है, जब जो ओशन की में बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आ जाए और वो सारा नीचे वाले एरिया के डिस्ट्रॉय कर दे। देखो इतने सारे घर वगैरह डिस्ट्रॉय हो गए हैं, और कितनी बड़ी वेव्स आ रही है, कितना बड़ी वेव्स आ रही है पानी की, और वो बिल्कुल इस एरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी है। दिस सिचुएशन इज नोन एज सुनामी, ठीक है। इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वर सेवरल अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004। 2004 में बहुत बुरी सुनामी आई थी, जिसकी वजह से अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में बहुत बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ा था। ह्यूज सी वेव
कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर एंड स्ट्रक ऑन द आइलैंड। पहली बात ना, सुनामी होती कैसे, पता है आपको सुनामी बनती कैसी है? जो इतनी बड़ी वेव आई कैसे आ जाती है? आप सोचते होगे ना कि अरे यार ये एकदम कैसे इतनी बड़ी वेव बन गई। एक्चुअल में क्या होता है, जो ओशन है, ठीक है, ओशन के नीचे, समुद्र के नीचे जब अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से लेकिन से पानी की जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है, और पानी की मूवमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इतनी बड़ी बड़ी वेव्स बननी शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से सुनामी आती है। जब समुद्र के नीचे, जब ओशन के नीचे अर्थक्वेक आए तो सुनामी बनती है। बस ये पॉइंट, इस पॉइंट में ये चीज़ लिख रखी है, ठीक है। द सुनामी कॉज द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। भाई बहुत बुरा डिस्ट्रक्शन हुआ था अंडमान और निकोबार आइलैंड में। बहुत सारी लाइफ की डिस्ट्रक्शन हुई, बहुत ज़्यादा लोग मरे, और बहुत ज़्यादा जो लोगों की प्रॉपर्टी थी, बहुत ज़्यादा रोड्स थे, बहुत ज़्यादा चिकन से चीज़ें कंस्ट्रक्टेड थी, वो सारी टूट गई। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो कितने सारे घर वगैरह टूट चुके हैं, कितने सारे लोगों की डेथ हुई होगी इस सिचुएशन में, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये चीज़ बात करता है आपका, ठीक है। पीपल फेस द चैलेंज इन वेरियस वेज सच एज इवैक्यूएशन। लोगों को इवैक्यूएट किया गया, अंडमान निकोबार आइलैंड से निकाला गया कि भाई देखो सुनामी आ रही है, थोड़ी सेफ जगह पे चल जाओ, ठीक है। डैमेज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने सारे घर वगैरह थे वो सारे डैमेज हो गए, ठीक है। जो रोड्स वगैरह बने थे वो सारे डैमेज हो गए, एयरपोर्ट वगैरह डिस्ट्रॉय हो गए एंड ऑल, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन एड, बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी गई, ठीक है। पैराशूट से खाना पहुंचाया गया ऐसे लोगों के बीच में जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं कि भाई देखो भूख से नहीं मर लेना, चलो आप सेफ जगह पे पहुंच गए, आप खाना वगैरह हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ओके, रीबिल्डिंग एफर्ट्स। अब देखो आगे सुनामी, अब सुनामी आके भी चलेगी, अब पूरे अंडमान और निकोबार को उसके बाद रीबिल्ड किया गया, और आज के टाइम पे अंडमान और निकोबार सेफली अच्छी जगह पे लोकेटेड है, ठीक है। यू कैन फर्दर एक्सप्लोर हाउ डिफरेंट रीजन्स respond to the tsunami by looking at newspaper reports and testimonies of those who lived through it। ये बस लास्ट पॉइंट आपको ये कह रहा है कि भाई रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ा करो, और बस उसमें आपको पता लगेगा कि कहाँ सुनामी आई, कहाँ क्या हुआ, और उस पढ़ो और लोगों के एक्सपीरियंस के बारे में जानो कि सुनामी में उन्होंने कैसे सर्वाइव किया। और मजाक नहीं है, जब भी कभी आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, आपको साल में 2 से 3 बार तो कहीं ना कहीं की सुनामी की रिपोर्ट्स आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे कि भाई आज जापान में सुनामी आ गई, आज बंगाल में सुनामी आ गई, उड़ीसा में आ गई, अमेरिका में आ गई, कहीं ना कहीं पे सुनामी चली हुई है, ठीक है। जापान में तो बहुत ज़्यादा ही आती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई hope this video was helpful. If you think this video was helpful, make sure to like, students. So this is the end. Bye bye.